डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अंडर साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। ये जो टॉपिक है ये हमेशा एक्चुअली मैंने आपको इम्यून सिस्टम जब हम यूनिट थर्ड हमने शुरू किया था तो मैंने कहा था कि यूनिट थर्ड जो है यानी इम्यूनोलॉजी कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और कईयों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन जो है मुझे जो है हमेशा से ऐसा लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो टॉपिक है ये भी उन्हीं में से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से एक है कि हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, कंपैटिबल मतलब कि जो किसी के साथ कंपैटिबल हो, जो किसी के साथ एग्री हो, यानी कि जो किसी के साथ सामंजस्य बिठा सके। ठीक है, और कुछ एंटीजन का कॉम्प्लेक्स या जीन का कॉम्प्लेक्स वहां पर बोल दिया है कि हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। देखिए इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि जो हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स है कैसे ये चीज जनरेट हुई या कैसे इसको ढूंढा गया। एक साइंटिस्ट थे आपके ये जॉर्ज स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मिनट में अपने पेन ले लूं। हाँ, जो जॉर्ज स्नेल जो साइंटिस्ट थे, एक्चुअली जॉर्ज स्नेल साइंटिस्ट से भी पहले हुआ ये कि माइस पे जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो ये देखा गया कि माइस के कुछ जो टिश्यूज हैं, जब एक माइस से दूसरे माइस में कुछ ऑर्गन या कुछ टिश्यू ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो कई बार एक्सेप्टेंस हो जाता है और कई बार रिजेक्शन आता है। यानी कि कई बार तो वो टिश्यू दूसरे माइस में जो है वो एडजस्ट हो जाता है और कई बार वो माइस में वो एडजस्ट नहीं होता है। तो ये बड़ी एक विचित्र सी बात हुई कि आखिर क्या है कि कुछ कई बार तो रिजेक्शन आ गया, कई बार एक्सेप्टेंस आ गया। तो फिर साइंटिस्ट ने ढूंढा कि कहीं ना कोई फैक्टर या एंटीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि माउस के जेनेटिस्ट थे, माउस की जेनेटिक्स पे काम करते थे, उनका नाम था जॉर्ज स्नेल। ठीक है, उन्होंने इसका आंसर ढूंढ के दिया कि हर सेल के सरफेस पे जैसे कोई ये सेल है, हर सेल के सरफेस पे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, ये मेरा ब्लू पेन ऐसे नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हर सेल के सरफेस पे हर सेल के सरफेस पे एक प्रॉपर एंटीजन्स होते हैं। जैसे ये सब कुछ हर सेल के सरफेस पे कुछ सरफेस एंटीजन्स होते हैं और ये सरफेस एंटीजन उसको बताते हैं, यानी कि ये जो जैसे ये सेल है ना, और ये सेल के सरफेस पे कुछ एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स ये डिटरमाइन करते हैं कि जो है उसको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि अगर सपोज दैट, इसको समझिए दोबारा से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन अगर हम इसको धीरज से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सपोज दैट ये एक माइस की सेल है, ठीक है, सेल ए, ये दूसरे माइस की सेल है ना, ये दूसरा माइस है। सपोज दैट कि जब मैं ये सपोज दैट इसको ऐसा है, इसका सरफेस एंटीजन ऐसा है ना, ये अलग जैसा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल सेम बनाया है, ये यहाँ पर मैंने वेवी फॉर्म बनाया है। ठीक है, या मैं इसको दूसरी तरीके से बना दूं तो ऐसा बना दूं, ठीक है, तो बिल्कुल ये अंतर दिखेगा। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये जो ए माइस की सेल है या कोई टिश्यू है जिसका सरफेस एंटीजन जो है इस तरीके का है, जब इसको इसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ये जो सरफेस एंटीजन है ये यहाँ पर इन सरफेस एंटीजन से ये देखेंगे कि ये सरफेस एंटीजन इस सरफेस एंटीजन से रिएक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि ये जो बी माइस है, इन सेल को जब इसमें डाला जाएगा तो बी माइस की सेल्स ये इन सरफेस एंटीजन के थ्रू ये पता लगा लेंगी कि ये हमारी ही टिश्यू है, हमारा ही सेल है या किसी दूसरे का सेल है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर ये यहाँ पर इन एंटीजन को एक्सेप्टेंस हो गया तो वो वाला टिश्यू कंपैटिबल हो गया। और वो कंपैटिबल क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो सरफेस एंटीजन है
रिजेक्शन आ जाता है। समझ में आ रही बात कि जो हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली सरफेस पे, हर सरफेस पे, हर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट कुछ एंटीजन्स होते हैं जो कि एक सेल को दूसरे, एक सेल या एक टिश्यू को दूसरे एनिमल में जब ग्राफ्ट करते हैं तो वो उन सरफेस एंटीजन को जज करता है। दूसरा एनिमल की सेल उस सरफेस एंटीजन में उसको पहचानती है कि ये हमारी ही सेल है, हमारा ही टिश्यू है, या किसी दूसरे का टिश्यू हमारे अंदर डाल दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो सरफेस एंटीजन के थ्रू ही सेल्स ये पहचानती हैं कि ये हमारी सेल है या कोई बैक्टीरियल सेल है, क्योंकि बैक्टीरिया के सरफेस पे भी सरफेस एंटीजन होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पर जब रिजेक्शन आया माइस के अंदर तब खोज हुई हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस की, हिस्टोकम्पैटिबल जीन्स की। ठीक है, तो यहां पर इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई है। ठीक है, these are surface proteins present on plasma membrane on WBCs। WBCs what मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे पहले जो ढूंढे गए थे वो ल्यूकोसाइट या WBCs में ही ढूंढे गए थे। ठीक है, या WBCs या ल्यूकोसाइट आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड अदर न्यूक्लियोटाइड सेल्स दैट आर यूनिक फॉर ईच पर्सन, यानी कि ये ध्यान रखिएगा जो हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो, यानी कि जो सरफेस एंटीजन है, हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स क्या है? सरफेस एंटीजन है जिससे सेल ये पहचान रही है कि ये सेल मेरी है या किसी दूसरे की है। ठीक है, अब ये जो सरफेस एंटीजन है ये हर पर्सन का अलग अलग होता है। आपके घर में जितने लोग हैं सबका हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स अलग होगा, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस। ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं हूबहू शक्ल वाले, यानी कि जो एक ही जायगोट में जब क्लीवेज होता है और जब वो एक, जैसे ये एक जायगोट है ना, एक जायगोट में जब क्लीवेज होता है तो वो दो जायगोट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, वो बिल्कुल शक्ल में हूबहू एक जैसे होते हैं, इवन सेक्स भी एक ही होता है। ठीक है, अगर एक मेल है तो दूसरा भी मेल होगा, एक लड़की है तो लड़की होगी। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस में जो हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सरफेस एंटीजन हैं, ये सेम रहेंगे, अदरवाइज हर पर्सन का अलग होता है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिस्ट, इसका जो आंसर था वो हमें ढूंढ के दिया था जॉर्ज स्नेल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढ के दिया था, और इनके साथ साथ दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने आंसर ढूंढने में मदद की थी और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1980 में। इन्हें एक तो जॉर्ज स्नेल को मिला था, मैं देख लेती हूँ ढंग से नाम। ठीक है, जॉर्ज स्नेल, डॉसेट, एक और थे डॉसेट, है ना, डॉसेट, एंड ये आपका था बेना सेरेफ। मेरे को नाम याद नहीं रहता तो मैंने बेना सेरेफ या सेरेफ है ना, हाँ, बेना सेरेफ। ठीक, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्हें 1980 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल नहीं, इट्स अ नोबेल प्राइज। ओके, तो नोबेल प्राइज मिला इन्हें क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं, हर सेल में, हर पर्सन की सेल के पास एक पर्टिकुलर सरफेस एंटीजन होगा जो कि उसको दूसरे पर्सन की सेल से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ये सभी न्यूक्लियोटाइड सेल्स में मिलता है ना, और हर पर्सन का अलग होता है सिवाय एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। एमएससी आर द सरफेस एंटीजन, यानी कि ये सेल के कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। These antigens protrude from the plasma membrane in the extracellular fluid, मतलब कि ये सेल के बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। प्रोट्यूड मतलब बाहर की तरफ निकले रहते हैं, और इन्हें हम मार्कर्स भी बोलते हैं, ये सेल मार्कर भी होते हैं तरीके के। ठीक है, एंड आर यूनिक फॉर ईच पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि यूनिट 3 से मैंने जो है जो नोट्स है वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट 3 से अगर आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो आप भरेंगे तो आपको जो है उसके बाद जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
उस पीडीएफ के लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यूनिट 3 से शुरू किया है, फिर यूनिट 2, यूनिट 1 को भी मैं कंप्लीट कर दूंगी और बीच बीच में जैसे जैसे कंप्लीट करती जाऊंगी आपको कन्वे करती जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों? HLA कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें सबसे पहले कहाँ ढूंढा गया था? वो सबसे पहले ढूंढे गए थे ल्यूकोसाइट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स को एक और नाम दिया जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, बिकॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है? WBCs ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने कहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस से सेल अपने आप को, सेल जो है आइडेंटिफाई करती है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब कि खुद की सेल है या किसी दूसरे पर्सन की है, फॉरेन सेल तो नहीं आ गई है। ठीक है, इसीलिए इन एंटीजन्स को हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ एंटीजन, मतलब कि ये सेल को पहचानती हैं। ठीक है, विच आर फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ऑलमोस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड वर्टिब्रेट्स, ऑल्सो टर्म्ड एज मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन। इनको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स और मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये बात बता दी है कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब बेसिकली एंटीजन जो है, एंटीजन को रिप्रेजेंट करने वाली, यानी ये जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक जीन होता है हमारी सेल में। ठीक है, स्पेसिफिक जीन होता है हमारी सेल में, और वो जीन जो है वो क्लस्टर ऑफ जीन है, मतलब कि हमारा एंटीजन किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है? हमारे जीन्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्रोमोसोम पे। और हमारे क्रोमोसोम पे जो हमारा जीन है, जो आपको वो जीन का गुच्छा या जीन का ग्रुप कहलाएगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो उसे एंटीजन भी बोल सकते हैं, लेकिन एंटीजन को रिप्रेजेंट कौन करता है? मतलब ये जो सेल की सरफेस पे जो एंटीजन है, ये इसमें आने वाला जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से ये जनरेट होंगे। और ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ इस क्रोमोसोम के ऊपर, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स का ऐसा गुच्छा मिलता है या क्लस्टर ऑफ जीन मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जीन्स को आपने बोल दिया मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, और ये जो जीन्स जिस एंटीजन को बनाते हैं वो क्या कहलाएगा? मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन। समझ में आ गया? ठीक है, तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स या जीन एनकोड मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन। ठीक है, ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन है वो उसको कौन एनकोड करता है, कौन बताता है? वो जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स की जो जीन्स है वो इसको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो जीन्स है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आपको एक बात बता देती हूँ जल्दी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ये जो हमारी सेल्स है, हमने क्या कहा कि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ह्यूमन के अंदर, जो है माइस के अंदर तो डिस्कवर हुआ, लेकिन ह्यूमन के अंदर ल्यूकोसाइट में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे, क्रोमोसोम मतलब कि जीन्स जो है क्रोमोसोम नंबर 6 पे इसका जीन प्रेजेंट होता है। जीन्स प्रेजेंट, जीन्स ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिएगा, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स की जीन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो 6 है उसकी शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है। अब ये और सुन लीजिए, ये शॉर्ट आर्म क्या होता है? ठीक है, देखिए इसके अंदर ये जो हमारा मैं यहां बना देती हूँ, है ना। ये देखिए जैसे कि ये जो हमारा है, ये हमारा ये ठीक है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एक तो होती है बिग आर्म, है ना, मतलब बड़ी वाली आर्म जो है, एक होती है शॉर्ट आर्म। ठीक है,
यानी छोटी भुजा, छोटी जो है, ठीक है। तो ये अगर सपोज है 6th क्रोमोसोम है तो इसकी शॉर्ट क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म पे जो है इसका जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका जो है आपका माउस के अंदर यानी माइस के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बता देती हूँ। इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है इसके जीन, और वो भी शॉर्ट आर्म में, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है आपके इन माइस, इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा ढंग से, है ना। माइस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 17 पे इसका जीन होता है। इन माइस क्रोमोसोम नंबर 17 पे इसका जीन होता है एंड इट इज टर्म्ड एज H2 कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिएगा, इट इज टर्म्ड एज H2 कॉम्प्लेक्स। और ह्यूमन के अंदर मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ बेटा, है ना, ह्यूमन लिकोसाइट, हाँ ठीक है। तो देखो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 पे इसका जीन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 6 की जो शॉर्ट आर्म है उस पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज नोन एज HLA कॉम्प्लेक्स। HLA कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? हिस्टो मतलब कि ये आपका हो गया आपका हिस्टोकम्पैटिबल ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, हिस्टोकम्पैटिबल ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। लेकिन जो माइस है, माइस के अंदर 17 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज टर्म्ड एज H2 कॉम्प्लेक्स जीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी हिस्टोकम्पैटिबल है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हिस्टो मतलब टिश्यू, कंपैटिबल मतलब एग्रीबल, ठीक है। MSC are the cluster of gene whose product play important role to differentiate between self and non-self, ठीक है। तो MSC जो होता है बेसिकली सेल की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन्स है जो कि हमें सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में बताते हैं, यानी कि सेल हमारी है या दूसरे की है, टिश्यू हमारा है या दूसरे का है। एक और चीज कि जो MHC जीन्स है, MHC कॉम्प्लेक्स है, वो यानी कि जो आपका जो जीन्स हैं या जो एंटीजन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, ये जब तक आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तब तक सेम नहीं होगा। और हर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, हर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में इसको देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि हमारी सेल जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये किसी बाहर का सेल है और वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। एक और बात कि जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स है वो हमारी बॉडी की सारी सेल्स पे प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट, यहां पर मैं लिख देती हूँ, एक्सेप्ट आरबीसीज। ये ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक्सेप्ट आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबल एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो आरबीसीज हैं दे कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, ठीक है, क्योंकि उनकी सरफेस पे ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स के लिए जगह नहीं बचती, ठीक है। तो आरबीसीज डू नॉट हैव मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में जो है प्रेजेंट होती है। हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसका शॉर्ट आर्म इसको रिप्रेजेंट करता है, वहां पर जीन का क्लस्टर होता है और फिर फाइनली एंटीजन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर हम जो है इतना हमने समझा है। अब हम बात कर लेते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स के क्लासेस के बारे में। इसकी मेनली 3 क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 बहुत प्रोमिनेंटली जो है हमारे हमको अच्छे से पढ़नी है। क्लास 3 उतना कह सकते हो उतना डीप में नहीं है आप लोगों के, ठीक है। तो फटाफट से हम आ जाते हैं इसकी क्लासेस पे। चलिए हम बात कर लेते हैं हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस के टाइप की। मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्सेस के 3 टाइप होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 मॉलिक्यूल की, देन फिर बात करेंगे क्लास 2 मॉलिक्यूल की एंड फिर क्लास 3 मॉलिक्यूल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 1 की। क्लास 1 जो MHC प्रोटीन कह सकते हैं, MHC कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, वो जो है वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है क्लास 1, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है
ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन ए, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन बी, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन सी, ठीक है। ये 3 जीन्स के थ्रू ये एनकोडेड होता है, ठीक है। ये जो क्लास 1 मॉलिक्यूल है ये लगभग सभी न्यूक्लियोटाइड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसके अंदर इसका जो डोमेन है या इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है 2 तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमको देखने को मिलती है, अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। अल्फा चेन के 3 टाइप होते हैं, अल्फा चेन के 3 टाइप होते हैं, अल्फा के अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। यहां आप देख रहे हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और यहाँ पर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अल्फा चेन जो कि एक एक्सटर्नल डोमेन है, एक्सटर्नल डोमेन मतलब कि जो सेल से बाहर की तरफ है, जैसे ये सेल है तो ये सेल से बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है, और ये आपका बीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा चेन है ये आपका जो है जो अल्फा चेन आपका एक्सटर्नल डोमेन बनाती है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो करीबन 45 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। अल्फा चेन 3 टाइप की होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है। और इनके जो 3 जीन है HLA, HLA-A, HLA-B, HLA-C जो जीन है वो उसका जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है ये आपके करीबन जो ईच डोमेन होता है, यानी हर जो चेन होती है वो करीबन 90 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सटर्नल डोमेन हो गया। उसके बाद कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो होता है ये करीबन 25 अमीनो एसिड का बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसके बाद एक शॉर्ट टेल होती है, शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होती है, जिसे हम इंट्रासेलुलर डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अल्फा 3 है, अल्फा 3 डोमेन कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर टी सेल को रिसेप्टर CD8, ठीक है। ये जो अल्फा 3 है यहाँ पर टी सेल्स बाइंड होती हैं और यहाँ पर टी सेल्स की CD8 सेल्स जो होती हैं वो बाइंड होती हैं, ठीक है। अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट, यानी कि ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है इस पर आपके एंटीजन्स आके बाइंड होते हैं। अल्फा 1 और अल्फा 2 पे आके आपके एंटीजन्स आके बाइंड होंगे, ठीक है, चाहे वो सेल के एंटीजन हो चाहे वो बाहर के एंटीजन हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 डोमेन फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट, दे हैज लार्जर इनफ टू बाइंड ए पेप्टाइड ऑफ 8 to 10 अमीनो एसिड। मतलब कि यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में करीबन 8 से 10 अमीनो एसिड वाला एंटीजन एंटर कर सकता है। समझ में आ गया? यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के अंदर जो है 8 से 10 अमीनो एसिड लिया हुआ जो है डोमेन एंटर कर सकता है, कोई भी एंटीजन एंटर कर सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट करीबन 12 किलो डाल्टन के बराबर होता है, एनकोडेड बाय सिंगल जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 15। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम देखिए यहाँ पर अल्फा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था? 6 पे। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का जो जीन है वो क्रोमोसोम 15 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट बाउंड नॉन कोवेलेंटली टू अल्फा चेन। देखिए जो बीटा 2 ग्लोबुलिन है वो अल्फा चेन से नॉन कोवेलेंटली बाइंड होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से या बहुत ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रिक्ट या बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से बाइंड नहीं होता, इसलिए हमने वर्ड यूज किया नॉन कोवेलेंटली। इट डू नॉट हैव ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, इट इज आइडेंटिकल इन ऑल सेल। मतलब कि ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन नहीं है। देखिए यहाँ पर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को मैंने मेम्ब्रेन के अंदर नहीं डाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन के
अंदर जाने वाला पेप्टाइड या अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं होता, इसलिए ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इट डू नॉट हैव द ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, इट इज आइडेंटिकल इन ऑल सेल। ठीक है, जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है। चलिए अब ये काम कैसे करता है ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कोई हेल्दी सेल है, ठीक है, कोई हेल्दी सेल है। देखिए एक तो सबसे पहले जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2, इनको मैंने किस कलर से बनाया है वो समझ लीजिए। अल्फा 2 को मैंने बनाया है रेड कलर से, अल्फा 1 को मैंने बनाया है ब्लू कलर से, अल्फा 3 को मैंने बनाया ब्लैक कलर से और बीटा 2 को मैंने बनाया ग्रीन कलर से। ये मैंने शेड कर दिए थे इसीलिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। 8 से 10 अमीनो एसिड का जो है यहाँ पर एंटीजन बाइंड हो सकता है। अब सपोज कोई हेल्दी सेल है और हेल्दी सेल के अंदर कोई भी सेल्फ एंटीजन जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स है, हर सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई भी सेल का सेल्फ एंटीजन यहाँ पर आके जुड़ गया है तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट आएगा। सो व्हेन सेल्फ एंटीजन है, इससे बाइंड हो गया है, सो व्हेन ल्यूकोसाइट अप्रोच इट रिकॉग्नाइज दैट दीज एंटीजन आर सेल्फ और नॉन सेल्फ। ठीक है, यानी कि जब ये एंटीजन इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, ये पहचान लेगा कि ये मेरी ही सेल का है या दूसरी सेल का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्फ एंटीजन होते हैं ये सेल खुद ही या तो जनरेट करती है या सेल के आसपास की दूसरी सेल्स भी जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल के कह सकते हैं कि सेल का खुद का मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर सपोज दैट कोई इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल मतलब कि उस सेल के अंदर या तो कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक है। जब इस बैक्टीरिया या वायरस को यहाँ पर हमारी सेल्स की जो लाइसोसोमल बॉडीज हैं जब उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं तो उसके अंदर से कुछ एंटीजन्स बाहर आते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम बोलते हैं पैथोजेनिक एंटीजन। समझ में आ रहा है आपको ये कि जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म जब हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है तो हमारी सेल के जो लाइसोसोम्स होती हैं वो उसको डिग्रेड करती हैं और उसके कुछ पॉलीपेप्टाइड सेल के ऊपर लेके आती हैं विद द हेल्प ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबल 1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो पैथोजेनिक एंटीजन बाहर आते हैं। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं। जैसे ये पैथोजेनिक एंटीजन हमारे MHC1 मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है ल्यूकोसाइट, इट्स अ ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो जब हमारी ल्यूकोसाइट इसको देखती है तो देखते ही वो पहचान जाती है कि ये पैथोजेनिक एंटीजन है और ये पैथोजेनिक एंटीजन को जैसे ही वो देखती है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है मतलब कि ये फाइनली जो है कुछ इस पैथोजन को किल करने के लिए उस जो है लाइसिस प्रोसेस को प्रोसीड करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका MHC मॉलिक्यूल है ये जनरली इसका जो फंक्शन है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि ये जो सेल्स या टिश्यूज के रिजेक्शन में जो है रोल प्ले करती है और ये सेल मीडिएटेड साइटोलाइसिस, यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है इट्स अ काइंड ऑफ सेल मीडिएटेड साइटोलाइसिस। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में हमारी सेल्स लग गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो MHC मॉलिक्यूल होता है उसका मेन फंक्शन होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में और दूसरा सेल मीडिएटेड साइटोलाइसिस में। यहाँ पर हमारा MHC मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द MHC2 मॉलिक्यूल। चलिए बात कर लेते हैं हम क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल की। ठीक है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स इसको जो कह सकते हैं कि जो जीन्स एनकोडेड जो जीन इसको एनकोड करते हैं वो है HLA-DR, HLA-DQ और HLA-DP। ठीक है, जो क्लास 2 मॉलिक्यूल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कि ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स तक ही जो है अप्रोचेबल रहती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इम्यून सेल्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तक ही MHC मॉलिक्यूल होता है। जबकि MHC1 जो कॉम्प्लेक्स था यानी कि जो क्लास 1 टाइप का था वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो क्लास 2 मॉलिक्यूल है वो जनरली आपके मैक्रोफेजेस, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और आपके डेंड्रिटिक सेल और कुछ जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं उन तक जो है
वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और बाकी सेल्स में एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर they have very limited distribution, principally found on the surface of macrophage, monocyte, activated T lymphocyte, B lymphocyte. They are present on antigen presenting cell. जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसको आप क्या बोलते हो, ये है जैसे आपका मैक्रोफेजेस है, डेंड्रिटिक सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, बी सेल्स है। ठीक है, बी सेल्स है, ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली जो आपका MSC2 मॉलिक्यूल जो है, यानी MSC क्लास 2 जो है, ये जनरली क्या करता है, इम्यून सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराता है। इम्यून सेल्स मतलब कि जो हमारी बी सेल्स, टी सेल्स हैं, उनको प्रोवोक करता है, मतलब उनको जागृत करता है। अब कैसे करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन के पास 2 एक्सटर्नल पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, जो कि एक्सटर्नल डोमेन है। एक्सटर्नल डोमेन मतलब कि सेल के सरफेस से बाहर निकला हुआ, देखिए जैसे सेल की सरफेस से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और इनका जनरली जो वेट होता है वो 33 किलो डाल्टन होता है। जो आपका बीटा चेन है, ये जो आपकी बीटा चेन है, बीटा 1, बीटा 2, इसको, ये भी एक्सटर्नल डोमेन है, ये भी सेल से बाहर निकला हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 किलो डाल्टन का होता है। बीटा 2 डोमेन कंटेन द बाइंडिंग साइट फॉर टी सेल्स को रिसेप्टर CD4 सेल, यानी कि ये जो बीटा 2 सेल्स है, ये CD4 सेल, ये आपका जो आपके टी सेल्स है, टी सेल्स की जो CD4 टाइप है, उनसे बाइंड होने की जगह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपका अल्फा 1 और बीटा 1 डोमेन है, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि जो अल्फा 1 और बीटा 1 है, ये यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है और करीबन 13 to 18 अमीनो एसिड जो है ये बाइंड कर लेता है। ठीक है, 13 to 18 अमीनो एसिड बाइंड करता है। जबकि हमने देखा था कि हमारे पास जो MHC क्लास 1 था, ठीक है, उसमें करीबन जो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे 8 से 10 अमीनो एसिड जो है उसकी चेन बाइंड हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले कि ये जो होता है इसका फंक्शन क्या है, ये ध्यान रखिएगा। MSC क्लास 2 का फंक्शन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है और जनरली ये स्पेसिफिक सेल्स तक ही जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपके मैक्रोफेजेस हैं, आपके मोनोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, और आपके बी सेल्स हैं, यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये जनरली पैथोजन किलिंग में हेल्प करता है। अब कैसे करता है वो हम देख लेते हैं कि सपोज दैट ए माइक्रोफेज इनगल्फ ए बैक्टीरियल सेल। जैसे ये कोई माइक्रोफेज है, इसने कोई बैक्टीरिया इनगल्फ किया। ठीक है, ये इसने इनगल्फ किया। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, इट टेक्स प्लेस अ पेप्टाइड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, द एंटीजन एंड प्लेस इट ऑन टू द MSC क्लास 2। समझिए इस चीज को कि सपोज दैट कोई मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज ने यहाँ पर उस बैक्टीरिया को इनगल्फ किया। ठीक है, तो देखिए ये एक फेगोसोम बन गया, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है। अब जब इस बैक्टीरियल सेल को ये डाइजेस्ट करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, तो यहाँ पर इसके जो प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो MSC क्लास 2 के ऊपर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर जो अल्फा 2 है उसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, अल्फा 1 को ब्लू से, बीटा 1 को ब्लैक से, बीटा 2 को रेड से। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो MSC क्लास 2 है, इस फेगोसोम से जो बैक्टीरियल के जो एंटीजन है या पेप्टाइड्स हैं जो पार्शियली डाइजेस्टेड हैं, वो MSC क्लास 2 के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है। समझ पा रही बात, क्योंकि ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये पार्शियली डाइजेशन के बाद ये उनके प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स इन सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बताते हैं सबको कि देखिए ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठा था। ठीक है, और इसीलिए इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, नाउ जैसे ही ऐसा होता है तो क्या होगा कि अब यहाँ पर इंटरल्यूकिन, एक
इंटरल्यूकिन, जैसे ही एंटीजन बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटीजन, जो बैक्टीरिया का एंटीजन है वो ऊपर आएगा तो इंटरल्यूकिन 1 रिलीजेस होता है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है और ये टी हेल्पर सेल को जो है बुलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से इसको बताती हूं मैं, ये आपका फर्स्ट नंबर का हो गया, ये आपका सेकंड नंबर का, ये आपका थर्ड नंबर का और ये आपका फोर्थ नंबर का, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या हुआ कि ये देखो, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा और टी हेल्पर सेल जो होगी वो MHC2 जो है वो MHC2 तक जो है MHC2 से बुलाएगा और टी हेल्पर सेल यहां पर अटैच होगी। तो ये देखिए ये क्या है आपका टी हेल्पर सेल, ये वाली क्या है टी हेल्पर सेल, ठीक है। जैसे ही टी हेल्पर सेल रिलीज होती है ये दूसरी सेल्स को बुलाने के लिए या दूसरी सेल्स को इनिशिएट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करती है। देखिए नाउ इंटरल्यूकिन 2 रिलीजेस, ठीक है, ये 5th नंबर का है, ठीक है, ये 5th नंबर का है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो इंटरल्यूकिन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को कॉल करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को कॉल करता है, बुलाता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है और मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट होती है। टी लिम्फोसाइट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट होती है। These cytotoxic T cells और प्लाज्मा सेल्स रिलीजेस एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं और फाइनली उस एंटीजन को किल कर देती है। समझ में आ रहा है, ये आपके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका क्लास 2 मॉलिक्यूल है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ये टी हेल्पर सेल पहले इंटरल्यूकिन 1 रिलीज किया जाता है, फिर टी हेल्पर सेल को बुलाया जाता है, फिर इंटरल्यूकिन 2 रिलीज किया जाता है, फिर यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके और फाइनली एंटीबॉडीज जनरेट करने का काम किया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर ये जो आपका MSC2 है इसका मेन फंक्शन होता है कि वो आपके पैथोजेंस को किल करता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक सर्किल्स पे ही, साइट्स पे ही प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की, ठीक है, जो आपका MSC क्लास 2 है वहां यहाँ पर डिटेल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो आपका MSC क्लास 3 मॉलिक्यूल जो है वो आपका बहुत डिटेल में नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम फटाफट से MSC क्लास 3 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फटाफट से बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं MSC क्लास 3 मॉलिक्यूल की। चलिए क्लास 3rd मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। क्लास 3rd मॉलिक्यूल कई बुक्स में आपको जनरली क्लास 1 और क्लास 2 तक ही मिलेगा। क्लास 3rd मॉलिक्यूल को जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है और वो आप लोग के सिलेबस में नहीं होता है या कुछ बुक्स उसको प्रेफर नहीं करती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्लास 3rd। क्लास 3rd जीन एनकोड C2 एंड C4 कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो आपके इम्यून सिस्टम है उसमें एक अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी चलता है जो कि कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत परेशान होइएगा उसके लिए कि मैडम ने क्लास 3rd मॉलिक्यूल नहीं ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, वो है ही नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा कि कभी किसी बुक में आप देखें तो आप परेशान ना हो कि क्लास 3rd तो पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्लास 3rd जो है वो आपके C2 और C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है उसको प्रोवोक करता है या एनकोडेट करता है। इसके अलावा उस पाथवे को हम बोलते हैं क्लासिकल पाथवे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीन फैक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीन फैक्टर बी, और इसके जो है इम्यून सिस्टम में एक और पाथवे चलता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीन फैक्टर बी, जो कि अल्टरनेटिव पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, उसको भी ये एनकोड करता है। क्लास 3rd MSC मॉलिक्यूल आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आता है, वैसे नहीं आता है इसका क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। आई होप आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 समझ में आया होगा।
इसके जो नोट्स है मैं फिर आपको बता रही हूँ कि यूनिट 3 से मैंने नोट्स जो है उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज मैं कोशिश करूंगी कि इस MHC मॉलिक्यूल आज या कल में जैसे ये वीडियो अपलोड होता है उसके विद इन द 1-2 डेज जो है इसके नोट्स भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। सेफ रहिए, बचे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।